अगर आप एक नॉर्मल एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, पहले एफडी दीजिए। देखो सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या माइंड में रहता है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन द एफडी। एंड बिलीव मी, एफडी इज अ बिग डिस्ट्रॉयर ऑफ द वेल्थ। एफडी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर इंटरेस्ट आता है 6%, 7%, राइट। 6% से ज़्यादा आजकल कोई बैंक देता नहीं है, राइट। जब मैंने 2016-17 में वीडियो बनाया था तब 9% था, अब 6% है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा। इसके अलावा जब आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं। अगर आपका 30% स्लैब रेट है तो अराउंड 1.8% आप टैक्स पे करेंगे। तो नेट आपकी जेब में जो बचता है ना एफडी से, दैट इज 4.2%, राइट। और अगर मैं बोलूं कि इन्फ्लेशन, मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कितनी है, तो महंगाई 6 से 7% तक महंगाई रहती है। तो एफडी पर आप 4.2% अर्न कर लेते हैं, बट 6-7% तो महंगाई बढ़ती जाती है। मीन्स अगर आज आपने अगर 1 लाख रुपए का कुछ सामान परचेज करना है तो वो सामान 1 साल के बाद 1 लाख रुपए में आएगा ही नहीं, वो सामान तो 1,06,000 में आएगा। और बैंक वाला आपको 1,04,200 रुपये आपको आपकी जेब में दे रहा है। तो बताइए किस तरह से आपने एफडी में जो है इनकम अर्न की है। एक हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट। एफडी रिटर्न 5.5%, 30% टैक्स, पोस्ट टैक्स नॉमिनल रेट इज 3.85, सुपर, इन्फ्लेशन 7%, ओके। सो रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आप कितना कमा रहे हैं, 3.85 तो आप एफडी से कमा रहे हैं, और 7% इन्फ्लेशन है तो आप -3.15% कमा रहे हैं। मतलब आप कमा नहीं रहे, दे रहे हैं। आपकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे एफडी में पैसा रखने से कम होती जा रही है। दिस इज द गारंटेड रिटर्न एवरीवन इन इंडिया इज प्रैक्टिकली गेटिंग करंटली, राइट। एंड वी हैव 140 लाख करोड़ करंटली इन एफडीज इन इंडिया। एक एस्टिमेशन है कि भैया इतना अमाउंट तो आपके पास एफडी में है। और यानी कि आप 140 लाख करोड़ का ये 3.15% कर दीजिए तो आपके पास हर साल में 5 लाख करोड़ रुपया वेल्थ इज डिस्ट्रॉइंग एवरी ईयर। 5 लाख करोड़ wealth is destroying every year without doing any nuclear bombing in India. This is FD that you are getting. चलिए anyway, फिर भी अगर आप FD में हैं तो ऐसा नहीं है तो इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ नॉट सो थिंग। पर फिर भी आपने अगर FD ली है तो कुछ तो आपके पास सेविंग होती जा रही है। बट FD इज नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग रन। फॉर शॉर्ट रन मीन्स अगर मान के चलो आपने इमरजेंसी फंड के लिए आपने पैसा एफडी में रखा है, दैट इज गुड। आपको मालूम नहीं है कि पैसा कब विड्रॉ करना है तो आपने जो है अपनी सेविंग में एफडी करा के रख लिया, दैट इज गुड। बट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड, ओके। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड, अगर आप गोल्ड को भी देखेंगे ना पिछले 35-40 ईयर्स में, तो यू विल फाइंड आउट इट विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ 9% to 11% पर एनम। गूगल में चेक कीजिएगा, लास्ट 30 ईयर, 35 ईयर, 14 ईयर्स का एवरेज रिटर्न पर एनम कितना आ रहा है, राइट। सो गोल्ड इज बेटर देन एफडी, गोल्ड इज बेटर देन एफडी। एंड इनफैक्ट अगर आप SGB ले लोगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 2.5% जो है एक्स्ट्रा रिटर्न भी देंगे, इंटरेस्ट पर एनम देंगे, राइट। तो इट्स अगेन मोर देन दैट, मोर देन गुड। बट गोल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि जब आप मार्केट में शॉप पर परचेज करने जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट, गहने की, राइट, तो वो जो शॉपकीपर है सबसे पहले तो आपको सही वाला गोल्ड 24 कैरेट देता ही नहीं है, वो देता है आपको 22 कैरेट कह के 20 कैरेट, मतलब पहले तो वो आपको चूना लगा देता है। हाँ,
हॉलमार्क लेते हैं, आप समझदार हैं, आप मतलब पढ़े लिखे हैं, आप हॉलमार्क गोल्ड परचेज करते हैं, दैट इज़ अ गुड डिफरेंट थिंग। तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, आपने 22 कैरेट गोल्ड परचेज कर भी लिया, राइट। तो इसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि वो शॉपकीपर है ना, आपसे हमेशा हमेशा 20 से 30%, 20 to 30% एट द टाइम ऑफ परचेज आपसे एक्स्ट्रा लेगा इन द फॉर्म ऑफ द मेकिंग चार्जेस, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग चार्जेस आपसे लेगा। आपको कहेगा सर हमें तो 30-40% एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको पे भी करना पड़ता है, तो दैट इज योर कंप्लीटली लॉस। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड परचेज करें तो 30% तो आपने वैसे लॉस कर लिया। उसके बाद आप सेल आउट जब करने जाते हैं तो भी आपको वो 10% काट के देता है, और सेल करते समय आपको प्योरिटी बता देता है। बेचते हुए तो कहता है 22 कैरेट, पर सेल करते हुए बता देता है कि 22 कैरेट का नहीं है, ये 20 कैरेट का है, XYZ, राइट। तो ये जो लॉस है ये बहुत बड़ा लॉस होता है। 30% अगर मैं मान के चलता हूँ, ये 10% ये, तो 40% तो आपने वैसे ही खो दिया, राइट। तो यहाँ पर गोल्ड से रिटर्न आप तब ले सकते हैं, या तो आप गोल्ड के जो बिस्किट्स आते हैं वो लें, या फिर गोल्ड बॉन्ड्स लें, राइट। तो यहाँ पर मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। इनफैक्ट आपको 2.5% गवर्नमेंट जो है वो रिटर्न एक्स्ट्रा भी देती है गोल्ड के अलावा, तो इस पर हम लोग सेपरेट बात करेंगे, राइट। अब इसके बाद और क्या आता है, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मीन्स आपने हर महीने जो है मान लो 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 500 रुपया अगर सेव करना है पर मंथ, तो ये जो छोटा छोटा अमाउंट है वो अमाउंट आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। अब रेट्स परचेज कर सकते हो, जनरली नहीं करते हैं लोग, बट फिजिकल फॉर्मेट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और प्लस रियल एस्टेट आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो स्टॉक मार्केट भी नहीं है, पर रियल एस्टेट तो दे ही नहीं रही। आप उन लोगों से मिलो जिनके ऑलरेडी फ्लैट्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यू विल फाइंड आउट कि वो बेचने के लिए तड़प रहे हैं कि वो एक जगह पर बेचें और दूसरी जगह पर खरीदें, बट खरीदेंगे तब जब बिकेगा, बिक ही नहीं रहा। और ये बात मैंने 2016-17 में भी बोली थी, आज भी वही बात मार्केट में एप्लीकेबल है। उस समय भी रेट रिटर्न नहीं था, आज भी रिटर्न नहीं है। जिस रेट पर खरीदा जाता है उस रेट पर बेचना बड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। बिल्डर्स ने इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली है आज के टाइम में कि इतना सारा माल रखा हुआ है, इतना सारा माल रखा हुआ है कि आने वाले 4-5 साल तक रिक्वायरमेंट को, डिमांड को फुलफिल नहीं होगा, बल्कि बचेगा सामान। सो डिमांड तो है, पर उससे ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है। तो रियल एस्टेट में 10,000 पर मंथ डालने का एक ऑप्शन था, राइट। बट वो 10,000 पर मंथ ऑप्शन तब होगा जब आप रियल एस्टेट में इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट इन्वेस्ट तो कर नहीं पा रहे। तो एफडी एक ऑप्शन है, गोल्ड एक ऑप्शन है अगर आपके पास पैसा है, रियल एस्टेट ऑप्शन है, और इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली स्टॉक मार्केट। बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए स्किल एंड आपको चाहिए टाइम। आप कहेंगे सर नॉलेज तो समझ आता है, ये टाइम और स्किल की क्या रिक्वायरमेंट है। यस सर, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत सारी है, बट उनके पास स्किल नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट में उसके बावजूद भी वो लॉस करते हैं। मतलब नॉलेज होने के बावजूद भी लॉस करना, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, नंबर 1 स्किल एंड नंबर 2 टाइम, राइट। स्किल मीन्स कहाँ पर एवरेज करना चाहिए, कहाँ पर एवरेज नहीं करना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, गिरते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए और उठते हुए मार्केट में क्या करना चाहिए। और टाइमिंग मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम पीरियड है, एक तो वो पता होना चाहिए, प्लस आप मार्केट को टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई कर सकें कि अभी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो क्या है और आने वाले समय की मार्केट डायरेक्शन क्या होने वाली है, इसको भी आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। एक एग्जांपल के फॉर्मेट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइक सपोज करो कि आपके पास एक शेयर है, ठीक है। मैंने आपको इसको हटा देते हैं, मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया कि एक शेयर, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा सर
एक बहुत अच्छा शेयर मैंने आपको रिकमेंड किया, मैंने कहा 500 रुपये का है, ले लो, बहुत बढ़िया शेयर है, राइट। तो आपने जब भी कोई रिकमेंडेशन मिलती है तो आप फटाफट शेयर नहीं परचेस करते। आप क्या करते हैं, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी तो 500 रुपये का है, पर 500 के बाद टाइमलाइन के ऊपर आगे क्या होने वाला है। तो 500 के बाद आपने आइडेंटिफाई किया, वो हो गया 600 का। अब 600 का हो गया तो आपको बहुत अच्छा लगा, पर अभी आपने परचेज नहीं किया। 500 पे परचेज कर लेते तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, पर आपने परचेज नहीं किया। आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जो रिकमेंडेशन आपको मिली है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर 600 के वो 650 का हो गया। अब आपको दुख होने लगेगा, है ना। क्यों दुख होने लगेगा? क्योंकि 500 की चीज़ आपने 500 पर नहीं ली, अब वो 650 की हो गई है। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट एक दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। इसमें हर इंसान जो है वो हमेशा दुखी रहता है। अगर उसके पास उसने अगर इन्वेस्ट किया हो तो भी, इन्वेस्ट ना किया हो तो भी। यहाँ पर आप क्यों दुखी हैं? यहाँ पर आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने 500 रुपये की चीज़ नहीं ली और 650 की हो गई। अभी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने 650 पर इन्वेस्ट किया, अब हो गया 700 रुपये का प्राइस। अगर 700 रुपीज़ का प्राइस हो गया तो अब आप बताओ, अब आप परचेज करोगे या नहीं? अभी भी नहीं। सपोज करो, चलो 650 पर आपने परचेज कर लिया, अब 700 आ गया। अब 700 आने पर अब तो आप खुश हो जाओगे, राइट। बट अब 700 के बाद क्या हुआ? वो गिर कर वापस 500 पे आ गया। अब बताओ, अब आप खुश हो गए या दुखी हो गए? बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आपने 650 पर परचेज किया था, 500 का प्राइस आ चुका है, राइट। और 550 के बाद प्राइस फिर ऊपर चला गया 550, और आप ये डेली देख रहे हो। देखो, आप जॉब में भी हो या बिजनेस भी करते हो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा पैसा लगाया हुआ है तो शायद आपको टेंशन ना हो, बट अगर आपने इसी शेयर में ज़्यादा पैसा लगाया हुआ तो आपकी टेंशन बहुत बहुत बड़ी हो सकती है, राइट। अगर मान लो आपके 10 लाख लगे हुए हैं या 50 लाख लगे हुए हैं तो इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। तो शेयर प्राइस का 10-10 रुपया का जो मूव है वो भी आपको परेशान कर सकता है। 550 के बाद ये चला गया 400 रुपये। अब आप बताओ क्या करोगे? आपने कहाँ परचेज किया था? आपने परचेज किया था 650 पर, और अभी हो गया 400। आपको लगेगा या 500 से 650 तो चला गया था, अब 400 पे आ गया है, तो क्या करें? यस, एवरेज, राइट। पेटीएम मनी के शेयर में बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है। 1400 का शेयर लिस्ट हुआ मार्केट में, नया शेयर, और धीरे धीरे डाउन होता गया, अब 900 के आसपास घूम रहा है। उसमें भी बहुत लोगों ने एवरेज किया हुआ है। अब ये जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कहानी भी इसी तरह से चलती रही, और 400 के बाद ये 450 पर आया, आपको थोड़ी सांसों में सांस आई, और फिर ये वापस नीचे आ गया 200 पर। अब भी क्या करोगे? एवरेज। बिलीव मी, आधे लोग शेयर मार्केट में एवरेज के कारण से नुकसान में रहते हैं। आधे लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज करते रहते हैं, इस कारण से नुकसान में रहते हैं। तो जो ज़्यादातर लोग करते हैं और स्टॉक मार्केट में जो नुकसान में आते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी, राइट। एंड बिलीव मी, आज के डेट में ये जो शेयर है, ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यस बैंक के बारे में, और यस बैंक का शेयर आज के डेट में 12 रुपये से 15 रुपये के बीच में घूम रहा है। यस, इट्स नॉट ए जोक। आप गूगल पर कहीं पर भी देखना यस बैंक का ग्राफ, एंड यू विल फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ। हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा प्लस माइनस रह रहा हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई भी शेयर इतना ऊपर जाके वापस नीचे भी आ जाता है। इसी रीज़न से आपके पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज, कि आपको कब इसको वापस एवरेज करना है और कब एवरेज नहीं करना। आपको टाइम ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे लगे हुए हैं। तो अगर आपके पैसे लगे हुए हैं तो यू हैव टू गिव द टाइम टू द स्टॉक मार्केट, एंड यू ऑल्सो हैव मस्ट द स्किल। गाड़ी चलाना सीखना अलग बात है, बट गाड़ी में आपका एक्सपीरियंस होना, चलाने में आपका एक्सपीरियंस होना, ये अलग बात है ना। MBBS कर लेना इज द नॉलेज, राइट, बट डॉक्टरी में आपका एक्सपीरियंस जो है वो अलग से मैटर करता है। तो नॉलेज होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्किल का होना, हर एक डॉक्टर MBBS तो है, बट हर MBBS डॉक्टर आपका हो सकता है पसंदीदा डॉक्टर ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल दैट डॉक्टर हैज़,
राइट। तो ऐसे ही मार्केट की नॉलेज होना एक बात है, मार्केट के अंदर स्किल होना दूसरी बात है, और तीसरी बात है टाइम। अब ये तीनों चीज़ें अगर आप मार्केट में दोगे तो ही मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत बहुत मुश्किल है।